हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार और मैं लेके आया हूँ आपका फिर से वही टॉपिक हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। टॉपिक नंबर 4 मैन्युफैक्चरिंग की जो बात करेंगे, इसमें अलग अलग सेग्रीगेशन है, जैसे इकोनॉमिकल कंसिडरेशन और एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। ये पहला पार्ट, इस पे हम आज वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह से हम अलग अलग पे वीडियो बनाएंगे। ये आपका सिलेबस है और इसी पे से क्वेश्चन आता है। जनरली आप लोग क्या करते हैं कि जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो उठा लें, पीटीसी उठा लिया, वो पढ़ लिया। अभी इसमें आपने देख लिया हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग में स्टेराइल और नॉन स्टेराइल पढ़ लिया। नहीं, अब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो पूरा आपको टॉपिक कवर करना है। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड भी जो जो उसने दिया है उस पूरे टॉपिक में जितनी चीज़ें दी है वो सब पढ़ना है। तो हम आज पहली बात करते हैं इकोनॉमिकल कंसिडरेशन और एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। सीधी सी बात है, इकोनॉमी की हम बात कितनी ही बार कर चुके हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में कि हॉस्पिटल फार्मेसी में मुख्य काम क्या होता है, पेशेंट का फ़ायदा भी हम लोगों को देखना है। तो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन की बात आएगी तो क्या होगा, हॉस्पिटल्स आर स्लोली मूविंग फ्रॉम बाइंग ऑल देयर मेडिकल रिक्वायरमेंट फॉर आउटसाइड बाय मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ए पार्ट ऑफ देयर मेडिसिनल रिक्वायरमेंट विद इन देयर प्रेमाइसेस। क्या हो गया, या तो वो थोड़ा बहुत अपने यहाँ बनाते हैं और थोड़ा बहुत बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, so hospitals are slowly moving from buying all their medical requirement from the outside by the market and manufacturing a part of their medicinal requirement with their premises। अब पहले ये जो होता था कि क्या होता था, सब सारी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते थे, लेकिन अब इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हॉस्पिटल फार्मेसी इतनी हो चुकी है कि बहुत से हॉस्पिटल्स जो है वो खुद के फार्मेसी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। हाथी कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर आईवी फ्लूइड्स। हाथी कमेटी जो है उसने आपको क्या है, गाइडलाइन दे रखी है कि आप आईवी फ्लूइड का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरह से सेट कर सकते हैं। हाथी कमेटी क्या है, हाथी कमेटी की हमने बात कर ली है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले डिसाइड करी थी, जिसमें जो मिस्टर हाथी थे वो उसके चेयरमैन थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम sterile manufacturing of large volume fluids and other parenterals, hospitals can manufacture non-sterile liquid oral preparation, external and bulk preparation। केवल आईवी ही या लार्ज वॉल्यूम आईवी ही नहीं बना सकता, हॉस्पिटल लिक्विड ओरल्स प्रिपरेशन, एक्सटर्नल, बल्क, सेमी सॉलिड सब बना सकता है। फैक्टर विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ ए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल की इकोनॉमी की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू डेवलप एडिक्वेट कंट्रोल ओवर बजट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड टू कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। आपको जो बजट है, बजट पर कंट्रोल करने के लिए जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसको कुछ फैक्टरों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वो उन कुछ फैक्टरों पे ध्यान देगा तो क्या होगा कि जो कॉस्टिंग है उसको कम किया जा सकता है, एक्सपेंडिचर जो है उसको कम किया जा सकता है। कैसे, मटेरियल रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और ऑपरेटिंग कास्ट। इन सब चीज़ों पे यदि वो ध्यान रखेगा तो क्या होगा कि वो जो आपका पैसा जो लगना है उसको मैनेज किया जा सकता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट, द रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, अदर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस फार्मूले। द quantity of a particular raw material or the packaging material is calculated by different formula and recorded on a summary sheet। अब आपको क्या करना है कि रॉ मटेरियल चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, इन सबको कितना चाहिए एक आपको फार्मूला इसमें लगाना है। उस फार्मूले के साथ साथ आपको क्या देखना है कि जो पैकेजिंग मटेरियल वो है आपको कितना चाहिए, वो सब अपना कैलकुलेशन करने के बाद एक समरी शीट पे लिखेंगे कि हमको इतना मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको चाहिए सपोज करो 2000 सपोज करो 10 किलो हमको कोई सा एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, 10 किलो हमको पैरासीटामोल चाहिए, हमने उसके जगह बुला ली 100 किलो, 1000 किलो। तो ये क्या गलत है, इसलिए हमको पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना चाहिए, पता पड़े। हम जो एस्टिमेशन है हमारा, हम जो बना रहे प्रोडक्ट, सिरप बना रहे मानने के लिए, एक सिरप बनाई है, उस सिरप में पूरा कैलकुलेशन करके हमने बनाया 500 बॉटल सिरप हम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिल करेंगे, और हमने 5000 बॉटल बिला ली, तो बाकी की बॉटल उसमें पैसा ज़्यादा लग गया ना, वो फालतू रखी ना। तो ये चीज़ें हमको पहले कैलकुलेट करना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, सबसे मुद्दे की बात, आपको मैन्युफैक्चर में क्या क्या चाहिए, जैसे कि द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, द कंजप्शन रेट फॉर विच ईच आइटम इज कैलकुलेटेड बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड कंपेयरिंग दिस फिगर विद द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपका कंजप्शन रेट क्या है,
पता पड़ा जो पिछली 500 बनाई थी कोई सी बॉटल किसी सिरप की, उसमें 5 ही बिकी है और आप फिर से बनाने को तैयार हो गए। तो ये रिकॉर्ड आपको देखना है और कंपैरिजन करना है कि प्रॉपर है या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्टॉक कितना बिकता है, कितने दिन में बिकता है, कितनी ज़रूरत लगती है हमारे, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की बात करेंगे तो टू मेनी और टू लेस पर्सनल डिस्टर्ब द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, बिल्कुल या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देंगे। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन मस्ट ऑलवेज बी सुपरवाइज बाय टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हु विल सपोर्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पर्सन। आपको ऐसा व्यक्ति रखना है जिसको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अनुभव हो, उसको सब चीज़ें मालूम है, लीगल चीज़ उसको मालूम हो, और उसके बाद वो अदर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो उसके साथ काम करेंगे या नॉन टेक्निकल पर्सन का काम करेंगे उनको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है तो मैं कुछ किसी को नहीं बताऊंगा, उनको साथ में लेकर काम करने वाली एबिलिटी रखने वाला व्यक्ति ही आपको वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ में आपको अपॉइंट करना। उसके साथ साथ आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ ये सब आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप सपोज करो आपको नॉन टेक्निकल स्टाफ सपोर्टिव स्टाफ है, जो मशीन ऑपरेटर है वो एक चाहिए और आपने बुला लिए 3, तो ये क्या हुआ, एक मशीन के 3, वॉशिंग मशीन के जैसा एम्पुल वॉश होते, बॉटल वॉश होती है, वहाँ 3 बुला लिए, 3 फिलिंग में बुला लिए, 3 सीलिंग में बुला लिए, तो 9 लोग एक्स्ट्रा हो गए ना। आपको अपने हिसाब से देखना है कि कैसे कम किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। बराबर, आपको क्या होगा, आपके पास कितने लोग हैं उस पर एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करेगी, दूसरा बात क्या है आपके पास कौन सा इक्विपमेंट है, कितना बड़ा है। एक इक्विपमेंट में 10 बॉटल फिल करने की क्षमता है एक साथ, और एक 1000 बॉटल फिल करने की क्षमता है, या सीलिंग या पैकेजिंग की जो बात आती है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि जो इकोनॉमी है उसको ध्यान में रखते हुए। द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल यूजर सिस्टम, दिस प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेटिंग ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है जो मल्टी यूजर सिस्टम में हो, आपको मल्टीपल यूज उसमें कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप 2 करोड़ की एक मशीन ले आए, 2 की फिर एक ले आए, फिर 3 करोड़ की ले आए, फिर 7 करोड़ की लगाए, तो इतनी सारी मशीन ले आए और आप कंजप्शन कर रहे हो हर महीने 100 बॉटल का, तो इससे तो अच्छा से खरीदना ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, द टाइप एंड साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, लाइक द quantity to be produced, duration of the production time, availability of physical facilities and the availability of persons। आप क्या बात कर रहे हैं, आप इक्विपमेंट जो देखेंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हॉस्पिटल डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। हॉस्पिटल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जो है, हमने अभी बात करी थी, आप कितना बनाना चाहते हैं, जैसे कितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं, कितने समय तक बनाना चाहते हैं, आपके पास जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी है। सपोज करो आप 50,000 1 लाख बॉटल बनाने की क्षमता रखते हो, आपके यहाँ कंजप्शन भी है, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं तो रखोगे कहाँ। एक दिन में आपके यहाँ 5,000 बॉटल बिकती है, तो आप 50,000 बॉटल की कंजप्शन की क्षमता रखते हो कि बना लो, लेकिन रखोगे कहाँ, वो व्यवस्था भी तो देखना है। फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको देखना है, आपके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन देखना है, लोग काम करने वाले देखना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ये सब है, इसका खर्चा क्या हो सकता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड बोथ डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट और मटेरियल इट एक्सेट्रा एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेस मेंटेनेंस। ये चीज़ें आपको सब देखना पड़ेगी, कितने लेबर लग रहे हैं, मटेरियल की क्या कॉस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्डिंग का क्या खर्चा है, लाइट, पंखा, एसी, फ्रिज, मेंटेनेंस के लिए आपको डीप फ्रीजर, ये सब चीज़ें रखना है। तो देर आर वेरियस इकोनॉमिकल कंसिडरेशन विच हेल्प इन द मेकिंग द डिसीजन ऑफ मेक बाय द मेडिसिन। अब क्या क्या कंसिडरेशन हो सकते हैं कि जब व्यक्ति कोई दवाई खरीदता है तो वो उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती है, उसी तरह उन चीज़ों को हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे कैसे काम आएगी। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, आज आप या मैं भी खरीदने जाएंगे, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्वालिटी कैसी है। तो द क्वालिटी ऑफ आउटसाइड परचेस एंड द क्वालिटी कुड बी पॉसिबली अचीव्ड इन द हॉस्पिटल इज कंपेयर्ड। इफ देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन क्वालिटी एंड बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव्ड, देन ओनली वी कैन प्लान टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन द हॉस्पिटल। मतलब आप खुद के यहाँ आपने जो बनाया एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, आप पहले बना के देखो, उसको बनाया, बनाने के बाद एक वही सेम दवाई आपने मार्केट से खरीदी, उन दोनों में कंपेरिजन करा और आपका रिजल्ट उससे बेहतर आ रहा है, तो ही आपको आपके यहाँ बनाना चाहिए। अदरवाइज कौन लेगा जब क्वालिटी आपकी सही नहीं है।
क्वांटिटी क्या होगा, आइटम्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर्स फॉर सप्लाई ऑफ आइटम विच आर रिक्वायर्ड वेरी एवरी डे फॉर यूज इन लार्ज क्वांटिटी कैन बी मैन्युफैक्चर इन द हॉस्पिटल। बराबर, यदि हमको 3 महीने में 1 बॉटल या 10 बॉटल लगती है तो उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी डालेंगे, हम थोड़े प्लांट बनाएंगे। सपोज करो हमारे यहाँ फ्लूकोनाजोल सिरप समझ लेते हैं, फ्लूकोनाजोल टेबलेट समझ लेते हैं। फ्लूकोनाजोल टेबलेट आपको सीजनल है, इधर सपोज करो रेनी सीजन में आपको यूज़ करती है, विंटर में यूज़ करती है, कभी भी हम देख लेते हैं। और मुश्किल से 2 या 3 बॉक्स या 4 बॉक्स आप बेचते हैं, तो 4 बॉक्स मतलब 40 स्ट्रिप, 40 स्ट्रिप मतलब आप 40 स्ट्रिप रहेंगे तो 400 टेबलेट। अब 400 टेबलेट के लिए प्लांट खड़ा करेंगे क्या? नहीं। इसकी बजाय जैसे आईवी फ्लूइड आपको लगता ही लगता है, सबसे ज़्यादा डेली आईवी फ्लूइड लगता है, एनएस डीएनएस, तो आप उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कॉस्ट, here we compare the cost of buying from outside to the cost of in-house manufacturing. Comparative cost sheet can be prepared for this purpose. आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आपने पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो आपको कितने में पड़ी और बाहर वाला कितने में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट होगा, हम उसमें कम में दे सकते हैं कि नहीं। तो ये कॉस्ट शीट आपको बनाना है और इसका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस करोगे उसके बाद ही तो आप बनाओगे। पता पड़े हम जो बना रहे हैं वो महंगा पड़ रहा था, हम क्यों बनाएंगे और व्यक्ति हमसे क्यों लेगा। Assurance of supply. Whenever manufacturing is done within the hospital, supply is more assured as compared to the outside supply. आपने यदि हॉस्पिटल में दवाई बना ली है तो आपको ये अश्योरेंस होना चाहिए कि मेरी दवाई सही समय पे सप्लाई हो जाएगी। Sometime private manufacturers do not supply certain items which are of short life period or due to the less quantity of order. Such requirement of item can be manufactured in the hospital. बराबर, कुछ हॉस्पिटल से ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी एक्सपायरी वेरी शॉर्ट होती है। सेरेलेक आपने देखा है बच्चों के सेरेलेक की 12 महीने की एक्सपायरी होती है। अब 12 महीने की यदि एक्सपायरी, 1 साल की एक्सपायरी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होके वो स्टॉकिस्ट के पास गया, स्टॉकिस्ट से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से आपकी दुकान पे, मतलब आपकी दुकान पे आया, यहाँ तक आते हैं उसने 4 महीने या 5 महीने लगा दिए। और उसके बाद उसमें भी अलग अलग स्टेज रहती है। अब उस अलग अलग स्टेज में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आपके पास चलो ठीक है, कोई पेडियाट्रिक हॉस्पिटल है तो वह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब मैटरनिटी हॉस्पिटल है जहाँ डिलीवरी होती है तो 1, 2, 3 नंबर तक के तो आ जाएंगे, 1 या 2 नंबर तक के। पर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर का पेशेंट वहाँ नहीं जाएगा, वो जाएगा पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में। तो प्रॉब्लम क्या होगी, उसके आगे का जो प्रोडक्ट आपने बुला लिया वो खराब होगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप सच रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स यदि कोई आपको दे नहीं रहा तो आप हॉस्पिटल में बना सकते हो, तुरंत बनाया तुरंत बेचा। Hence during policy making process it is very important to study the organize the economy of the hospital for better efficacy and quantity of the product. आपको आपके हॉस्पिटल की इकोनॉमी देख लेना चाहिए, आप कितना पैसा लगा सकते हैं या यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद आपकी इफिकेसी क्या, हॉस्पिटल की क्वालिटी क्या है। अब बात आती है डिमांड एंड कॉस्टिंग की। डिमांड और कॉस्टिंग क्या है, तो एस्टिमेशन ऑफ डिमांड हम करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इज इन अ हॉस्पिटल डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्यूचर डिमांड। आपके पास क्या ज़रूरत लग रही है और आगे क्या ज़रूरत लग सकती है, उसके ऊपर चीज़ें होती है। Forecasting is always done to the estimate current and future demand of the product. There are 3 method of demand of estimation. जैसे कि क्या होता है, forecasting is always done to estimate current and future demand of the product. Forecasting व्यक्ति इसलिए करता है कि भाई आज जो जरूरत है और ये आगे ग्राफ बढ़ेगा या गिरेगा, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ती है। रेनकोट, अभी बरसात आने वाली है, हम बात कर लेते हैं रेनकोट का डिमांड कब आएगा, जून एंड से आएगा, जुलाई निकलेगा और तकरीबन एंड जुलाई और स्टार्टिंग अगस्त के समय में ये पीक पर रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा। विंटर के क्लॉथ्स की बात कर लेते हैं। विंटर क्लॉथ में क्या होता है, आपको बूम करेगा विंटर में, समर में फिर नीचे आएगा, समर में जैसे ही नीचे आएगा उधर मार्च अप्रैल में नीचे आने लगेगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से जुलाई अगस्त से फिर धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर में इंक्रीज होगा। इसलिए आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगी। इसी तरह दवाई में होता है कि जो पर्टिकुलर सीजनल वाली दवाइयाँ हैं उसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 मेथड फॉर डिमांड एस्टिमेशन। डिमांड एस्टिमेशन की 3 मेथड है, एक तो जजमेंटल, पास्ट हिस्ट्री और कैजुअल मॉडल। अब जजमेंटल मेथड में क्या होगा, जजमेंटल मेथड में होता है कि दिस बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड फार्मेसी स्टाफ ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस अबाउट द
क्वांटिटी दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें टोटल आपको जजमेंट जो रहेगा, आपका जो क्लिनिकल फार्मेसी जो है, जजमेंट ऑफ क्लिनिकल एंड फार्मेसी स्टाफ जो है, आपका मेडिसिनल जो डॉक्टर हैं और आपका जो पीटीसी है, सब लोग मिलके एक डिसाइड करते हैं और सब लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन में ये प्रोडक्ट जो है हमारा, इसकी ज़्यादा ज़रूरत लगती है और इस सीजन में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। जैसे अभी हम बारिश से विंटर तक का जो सीजन आएगा, बारिश से लेकर ठंड तक का जो सीजन आता है, इसमें आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते एज कम्पेयर टू समर में। समर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन काफ़ी कम होते हैं लेकिन उस लेवल के नहीं होते जो पर्टिकुलर आपका मलेरिया में जब वो बारिश खत्म होती है और पानी भरा हुआ रह जाता है, उस समय मलेरिया के मच्छर ग्रीष्मकालीन गर्मी में आने की वाली बात रहती है। तो एक पीरियड रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस समय कौन सी चीज़ होगी। जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, तो अभी क्या, अभी अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक हैंड सैनिटाइजर जो है, सोप्स इंडस्ट्री है, हैंड सैनिटाइजर है, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगी। पास्ट हिस्ट्री की बात करेंगे तो जनरली वी बिलीव दैट द फ्यूचर डिमांड्स आर बेस्ड ऑन द पास्ट डिमांड। जो पिछले साल हुआ वो इस साल होगा। द पास्ट कंजप्शन पैटर्न ऑफ हॉस्पिटल इज एक्सटेंडेड टू फर्दर टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ डिफरेंट टाइम सीरीज एंड एक्स्ट्रापोलेटिंग इट। मतलब क्या होगा, आप जो डिमांड पहले खर्च हुआ, जो पहले दवाई लगी पिछले सालों से, गत सालों में 1, 2, 3 साल का एस्टिमेशन करेंगे और देखेंगे कि मार्च में कौन सी दवाई ज़्यादा चलती है, फरवरी में कौन सी, अप्रैल में कौन सी, मई में। तो उस हिसाब से आप एक मॉडल तैयार करेंगे और उस पर आप काम करेंगे। कैजुअल मॉडल में क्या होगा, फोरकास्ट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक डिमांड फॉर होल ब्लड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द casualty and the emergency ward, while as the demand for antibiotics is related to the number of patient with the infectious disease। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब ब्लड की कोशिश करते हैं कि ब्लड की कितनी ज़रूरत रहेगी, तो ये देखा जाएगा कि एडमिशन कैजुअलिटी में कितना हुआ और इमरजेंसी वार्ड में कितना हुआ। कोई एक्सीडेंटल केस आया, कोई इमरजेंसी केस आया, वहाँ पर कितने ब्लड की ज़रूरत पड़ी और एक रूटीन जो चेकअप होता है उसमें कितने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। वहीं आप जब क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का एस्टिमेशन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कौन सी इन्फेक्शियस डिसीज़ आई थी, क्या हर साल आती है, और उसमें कौन सा एंटीबायोटिक कितने समय तक लगा है। इस तरह से आप फोरकास्टिंग करेंगे डिमांड की और कॉस्टिंग की। आप कॉस्टिंग किस तरह से करेंगे, ये तो फोरकास्टिंग हो गई, आपने देख लिया कि इस तरह से हो सकता है, डिमांड जनरेट हो सकती है, ये डिमांड आ सकती है। अब कॉस्टिंग यदि हमको करना है तो क्या करेंगे, वेन एवर एनी आइटम इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी डेली देन इट इज इकोनॉमिकल। जब भी आपको कोई सी ऐसी चीज़ जो डेली ज़रूरत लगती है वो सस्ती होनी चाहिए, महंगी होगी तो कोई नहीं लेगा। हेंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ऑलवेज डन बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिफोर यूर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। कॉस्ट बेनिफिशियल जो मेथड होती है वो आपको चेक करना पड़ेगी, आपको बहुत काम आती है। कॉस्ट पर यूनिट बी कैलकुलेटेड एंड इंक्लूड द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आपको पर यूनिट डोज की एक्सपेंसेस पता होना चाहिए। पता पड़े आप एक टेबलेट बना रहे हो जो डेली रूटीन में खानी है, कोई पेन किलर है, 100 रुपये का एक पेन किलर, एक गोली 100 रुपये की बना रहे हो, उसका TDS जो डोज लिख दिया डॉक्टर ने, यानी 300 रुपये रोज की दर्द की गोली, कोई खाएगा क्या, नहीं खाएगा। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखना पड़ेगी, कितना महंगा आ रहा है, कितना सस्ता आ रहा है। कंटेनर एंड क्लोजर एक्सपेंस, जो कंटेनर क्लोजर जिसमें दवाई रखेंगे उसका एक्सपेंस क्या है, वेजेस के एक्सपेंस क्या है, लेबल एंड कार्टन एक्सपेंसेस क्या है, आप लेबल और इस तरह की चीज़ें हैं उसका क्या है, टेस्टिंग किस तरह से करेंगे, टेस्टिंग के चार्ज किसने, कौन से केमिकल उसमें लगेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या हो गया, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये डायरेक्ट में नहीं आएंगे, आपको यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आपने एक प्लांट इस्टेब्लिश करा है, इस्टेब्लिश करने का तो आपको एक दिमाग में ये होना चाहिए कि कितना पानी लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। यदि आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो बाहर से बुलाएंगे तो कितना पेमेंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी बड़ी मशीनें चलने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। फर्नीचर एंड हाउसकीपिंग, क्या फर्नीचर लगेगा, हाउसकीपिंग की क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, ऑफिस कॉस्ट कितना रहेगा, कितने लोग रहेंगे, कितनी चेयर आएगी, कितनी टेबल आएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्ज कितना रहेगा, कितने प्रिंट आउट निकलेंगे, सिक्योरिटी और लाइसेंसिंग में कितने लगेंगे, सिक्योरिटी कितने रखना है, लाइसेंसिंग के लिए कितना पेमेंट, कितनी फीस है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एंड बिल्डिंग्स और मशीन में डिप्रिसिएशन हुआ तो उसका क्या करेंगे, रिपेयर ऑफ मशीन हुई उसका क्या करेंगे, कब मशीन हो सकती है, कितना पैसा लगता है। कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, अब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका क्या होगा,
ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी मतलब उसकी टेस्टिंग भी देखेंगे तो आपको लेबोरेटरी एनिमल भी चाहिए। तो एनिमल रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी, परमिशन के साथ एनिमल हाउस बनाना है, एनिमल हाउस के साथ वहाँ पर वो सब चीज़ें रखना है जो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एसी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनका खाना समय पे देखना, उनको डॉक्टर एक व्यवस्था वेटरनरी डॉक्टर आपको रखना पड़ेगा ताकि वो उसको देखे सही टाइम पे, न्यूट्रिशन उनके क्या चल रहे हैं, उनके जो केज है उनको साफ करने की व्यवस्था, उसके लिए एम्प्लॉय आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये सब कॉस्टिंग पे ही आएगी ना, इसको आप कैसे देखेंगे, ये सब पैसा आएगा तो मेडिसिन में ही जुड़ के। नाउ द टोटल कॉस्ट इंक्लूड द सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड प्रो रेटा इंटरेक्शन कॉस्ट एंड द कॉस्ट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। ये कुछ कैलकुलेशन के फार्मूला है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, ये जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं वो इससे कैलकुलेट करते हैं। आप इतना पता करके रखो कि कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट होगी और नंबर ऑफ यूनिट्स अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम हमारी ये सीरीज ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग पे बनाएंगे या नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग पे, फिर प्रोक्योरमेंट, स्टोर, टेस्टिंग और ड्राइव। इसके अलावा यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी कोई मदद कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।